बच्चों आज हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था का, जो आपका पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसके तीसरे भाग के बारे में। ठीक है, आज जो है आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है। अच्छी तरह से आप लोग बैठ जाइए। ठीक है, और जिन बच्चों ने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पहला और दूसरा भाग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। बहुत ही वहाँ पर व्याख्या के साथ वहाँ पर सारा चीज़ थ्योरी का एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस सब के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग पढ़ा था अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया, उपनिवेश, उपनिवेशवाद के बारे में जाना था। फिर उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या क्या होता है, आर्थर लेविस और जो है ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन परिभाषित क्या, वो लोग किस प्रकार से परिभाषित किया था। फिर उसके बाद हम लोग जाने थे भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचना, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जिसको जो है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र और तीसरे क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर का नाम दिया जाता है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था विश्व में अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप में विश्व में 3 प्रकार की है, एक समाजवादी, एक पूंजीवादी और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में जो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है बच्चों, तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरे भाग में यहाँ से स्टार्ट किया था कि अर्थव्यवस्था का विकास। सबसे पहले हम लोग आर्थिक विकास को जाना था, फिर उसके बाद मौद्रिक विकास को जाना था। आर्थिक विकास के अंतर्गत हम लोग समावेशी विकास, सतत विकास, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक प्रगति, ये सब के बारे में जाना था। फिर उसके बाद जो है आर्थिक नियोजन है ना, किस प्रकार से एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक नियोजन शुरू किया गया था, है ना। और भारत में नियोजन कब से शुरू किया गया, 1951 से, ये सब पंचवर्षीय योजना। फिर उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या था, मैं बताया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सब प्रश्न आपका ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कशन किए थे पहले और दूसरे भाग में, अगर नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आर्थिक विकास यानी कि किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास है, किस प्रकार से वो उसका विकास हो रहा है बच्चों, तो हम लोग इसका कैसे माप करेंगे, उसका क्या क्या सूचकांक होगा माप करने का। तो सबसे पहला है इसका सूचकांक आपका राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। यानी कि अगर राष्ट्रीय आय आपको पता चलेगा तो कुछ हद तक आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये देश जो है ये किस इसमें आते हैं कैटेगरी में। जैसे ये देश जो है आपका विकसित कैटेगरी में आता है या फिर विकासशील में आता है या फिर आपका निर्धन में आता है। तो इससे पता चल जाएगा किसी भी देश या राष्ट्र में एक वर्ष के अंतराल में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ से बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर परिभाषा दिया गया है कि जो राष्ट्रीय आय जो होती है किसी भी देश का एक वर्ष के अंतर्गत, कितना समय कितना है बच्चों, वो आपका एक वर्ष के अंतर्गत उस देश के में जितना भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसका क्या करेंगे हम लोग मौद्रिक मूल्य कितना होगा बच्चों, उसी को हम लोग जोड़ लेंगे तो वो उसका कहलाएगा आपका राष्ट्रीय आय। समझ में आया। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो अविकसित देश कहलाता है। ठीक है, तो विकसित देश की कैटेगरी में जैसे आपका जापान हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रसिया हो गया, है ना, ब्रिटेन, ये सब आपका विकसित देश के कैटेगरी में आता है। जबकि आपका भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, ये सब किस में है बच्चों, आपका अविकसित यानी कि ये विकासशील देश में अभी की श्रेणी में है, विकास की प्रगति पर है, लेकिन अभी ये विकसित देश की श्रेणी में जो है शामिल होना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक देश को लगातार सतत विकास करना पड़ेगा, है ना। दूसरा सूचकांक है बच्चों आपका प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम। अब प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय होता है बच्चों किसी एक क्षेत्र में रहने वाले एक निश्चित समय अवधि में, यानी कि मान लीजिए प्रति माह आप निकाल लें तो प्रति माह उस क्षेत्र के प्रत्येक लोगों का आय कितना है बच्चों, तो इससे अगर पता चलेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रति व्यक्ति आय। अगर एक राष्ट्र का निकाल रहे हैं तो एक राष्ट्र का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो राष्ट्र का कुल आय ले लेंगे, राष्ट्र का कुल आय, और उसको किससे भाग दे देंगे हम लोग, कुल जनसंख्या से, पॉपुलेशन कितना है उससे भाग दे देंगे, तो इससे निकल जाएगा बच्चों आपका प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय प्रति व्यक्ति आय होती है, अर्थात राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, आपका प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर डेफिनेशन है आपका प्रति व्यक्ति आय का, कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो इसको आसानी से डेफिनेशन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, कि प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय आय, किसी भी राष्ट्र का कुल जो आय होता है उसको अगर हम लोग उस राष्ट्र के कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो जो भागफल प्राप्त होगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। विश्व बैंक की विश्व रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय जो है 45 यानी कि 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है वह विकसित देश यानी समृद्ध देश, और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है वो क्या कहलाएगा बच्चों, आपका अविकासशील यानी कि विकासशील देश की श्रेणी में आएगा। ये किसकी रिपोर्ट है, ये आपका विश्व बैंक की
रिपोर्ट है जो कब जारी किया गया था, तो ये जब जारी किया था 2006 में, लेकिन 2004 को जोड़ा गया कि 2004 में प्रति व्यक्ति आय इतना होना चाहिए, 4,53,000, तो वो विकसित हो जाएगा। और जो 37,000 से कम होगा जिसका प्रति व्यक्ति आय, वो क्या कहलाएगा, आपका विकासशील देश के अंतर्गत आएगा। और समय कितना लिया गया बच्चों, 1 वर्ष में, है ना, इसको बोलेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको बोला जाता है बच्चों HDI, शॉर्ट फॉर्म में आपको दे देगा। अगर HDI का फुल फॉर्म लिखिए तो वहाँ पर दिया हो रहेगा आपका, उसको लिखना है आपको HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये सूचकांक जो है, ये सूचकांक राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP किसके द्वारा बच्चों, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन, है ना, राष्ट्रीय बच्चों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा महबूबुल हक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जल्दी इसको नोट कर लीजिए बच्चों, किसके द्वारा, महबूबुल हक के निर्देशन में तैयार की गई थी, जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और पहली मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। आया समझ में। HDI जो इसका HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, वो जीवन आशा सूचकांक प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचकांक प्लस जीवन स्तर सूचकांक, ये तीनों को जोड़ने से प्राप्त होता है बच्चों आपका HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक। यानी कि आपको एक मानव के बारे में आपको जानना है तो उसका क्या क्या हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसका जीवन आशा सूचकांक, और फिर उसके बाद शिक्षा प्राप्ति सूचकांक यानी कि वो उसको कितनी शिक्षा प्राप्त है, उसके बाद फिर जीवन स्तर सूचकांक यानी कि वो किस प्रकार से जीवन अपना जी रहा है, क्या एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है या फिर आपका जीवन जो है किसी तरह से गुजर बसर कर रहा है, तो इस प्रकार से हम लोग को पता चलेगा उसका, तो इसको बोलेंगे हम लोग मानव विकास सूचकांक। 2006 में 177 देशों के लिए HDI की गणना की गई थी, जिसमें भारत HDI मूल्य 0.611 है, जो 126वें क्रम पर है। यानी कि टोटल कितना देश था बच्चों आपका, 177 यानी कि 177 देश था। इसमें जो भारत का जो है HDI मूल्य था वो कितना था, 0.611 है। लेकिन आपको सिर्फ मुख्य रूप से याद रखना कि भारत का क्रम कौन सा है, तो भारत का क्रम जो है 126वां क्रम है HDI, ठीक है, 2006 के अनुसार। आधारिक संरचना, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा आधारिक संरचना, यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर, वे सभी तत्व जो सुविधाओं तथा सेवाओं से देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, इसे ही आधारिक संरचना कहते हैं। यानी कि वे सारी सुविधाएं और सेवाएं बच्चों जिससे क्या होगा, किसी भी देश का आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास में मदद होगा, इसको बोलेंगे आधारिक संरचना। जैसे आपका बिजली हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, है ना, जिस प्रकार से बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, जितनी सारी बच्चों हो, सड़क, है ना, ये सारे आपके हो जाएंगे आधारिक संरचना। बिहार की आप बात करते हैं, स्पेशली रूप से बिहार में हम लोग देखेंगे बच्चों, क्योंकि हम लोग जो है बिहार से संबंधित है, बिहार राज्य से हैं, इसलिए हम लोग को जो है मुख्य रूप से बिहार के पिछड़ेपन को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसका क्या क्या कारण है, ये सब के बारे में जानना है। तो आइए पढ़ते हैं बिहार के पिछड़ेपन के मुख्य कारण के बारे में। सबसे पहला कारण है बच्चों तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। यानी कि जो बिहार का पॉपुलेशन है बच्चों, जनसंख्या, वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, अर्थात जनसंख्या बढ़ने से विकास के साधन क्या हो जाते हैं बच्चों, कम हो जाते हैं, और कमाई का ज़्यादातर हिस्सा किस में समाप्त हो जाता है, आपका जनसंख्या के भरण पोषण में ही चला जाता है। मान लीजिए बच्चों एक फैमिली है, एक परिवार है, उसमें एक कमाने वाला है बच्चों, और उसके फैमिली में 7 मेंबर है, तो अब ये अकेला कमाएगा और अकेले अपने बल पर जो है 7 को चलाएगा, तो कैसे करेगा बच्चों। अगर एक दूसरा फैमिली है, उसमें मान लीजिए टोटल जो है 4 मेंबर है, 4 मेंबर है, तो अकेला ये आसानी से 4 को ये करेगा, लेकिन 7 को चलाना बहुत ही मुश्किल है बच्चों। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कमाई का ज़्यादातर हिस्सा किस में समाप्त हो जाता है, भरण पोषण में ही समाप्त हो जाता है, पालन पोषण में ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका आधारिक संरचना का अभाव। बिहार में जो है मुख्य रूप से आधारिक संरचना का अभाव भी है। कोई भी राज्य विकास के लिए आधारिक संरचना का होना क्या है बच्चों, जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिहार इस मामले में काफ़ी पीछे, यहाँ पर सड़क, बिजली और सिंचाई का क्या है बच्चों, अभाव। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है, यानी कि शिक्षा का हालत तो बहुत ही खराब है बच्चों। यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो है ये इसकी भी मतलब कि सही से नहीं है, सही से उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से आधारिक संरचना पर सबसे पहले काम करना पड़ेगा बिहार में, है ना। तो बिहार का ये दूसरा कारण हो गया आधारिक संरचना का अभाव। तीसरा मुख्य कारण है कृषि पर निर्भरता, यानी कि बिहार जो राज्य है ये फुल्ली जो है पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है। कृषि के अलावा कोई दूसरा उद्योग धंधा वाला कार्य कुछ दूसरा चलता नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कृषि पर निर्भरता से हमको दूसरी तरफ निर्भर होना पड़ेगा। बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है, लेकिन यहाँ की कृषि का हालत भी ठीक नहीं है। यहाँ बाढ़ और सुखाड़ के कारण कृषि की पैदावार ठीक नहीं हो पाती है। यानी कि क्या होती है बच्चों, उत्तरी बिहार जो होता है आपका है, जैसे आपका हो गया
चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, है ना, सीमांचल का क्षेत्र। तो ये सब क्या है बच्चों, पूरा बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, यानी कि मतलब कि हर साल बाढ़ आती है और हर साल ये क्षति पहुंचाए, यानी कि बहुत ही हैवी बाढ़ आती है, जिस कारण से बहुत ही ज़्यादा जान माल की क्षति हो जाती है। और सुखाड़, यानी कि जो आपका दक्षिणी बिहार है वो क्या है आपका सूखा के कारण, सूखा से ग्रस्त रहता है हमेशा। तो सूखा के कारण वहाँ पर क्या होती है, फसलें सही से उत्पादन नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कृषि का पैदावार जो है ठीक ठाक से नहीं हो पाती है। चौथा आपका मुख्य कारण है बाढ़ तथा सूखा से क्षति। तो ये मैंने अभी डिस्कशन कर दिया है ना, बाढ़ और सूखा से। तो बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में लोग बाढ़ से परेशान है और यहाँ हर साल बाढ़ आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह नेपाल है, यानी कि जो है बच्चों नेपाल क्या है बच्चों, वहाँ से जो है पानी छोड़ दिया जाता है ना, और दूसरी तरफ दक्षिणी बिहार को सूखा की मार झेलनी पड़ती है। यानी कि दोनों यहाँ पर कारण, दोनों फैक्टर मौजूद है बच्चों। उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित है, जबकि दक्षिणी बिहार आपसे किससे ग्रसित है, आपका सूखा से ग्रसित है, जिस कारण से कृषि का पैदावार नहीं हो पाती है और बाढ़ के कारण फसलें जो है नष्ट हो जाती है। औद्योगिक पिछड़ापन, यानी कि आपका बच्चों इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। तो कोई भी राज्य या देश के विकास के लिए औद्योगिक विकास का होना क्या है बच्चों, अति आवश्यक है। बिहार राज्य के सभी खनिज क्षेत्र एवं उद्योग सभी झारखंड चले गए और कुछ बचे उद्योग की भी ठीक स्थिति जो है ठीक नहीं है। यानी कि जब बिहार और झारखंड मिला हुआ राज्य था बच्चों, एक राज्य था बिहार और झारखंड दोनों, तो उस समय बिहार की स्थिति कुछ हद तक अच्छी थी, क्योंकि झारखंड जो है इस क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा उद्योग वाला क्षेत्र था और यहाँ पर जो है खनिज संसाधन मौजूद था, जैसे आपका लोहा कोयला का भंडार था। लेकिन जैसे ही जो है झारखंड आपका 2000 में अलग हो गया बिहार से, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये सारे संसाधन जितने भी थे, आपका जितने भी खनिज संसाधन थे, वो सब बिहार राज्य में, ये झारखंड राज्य में चले गया। तो जिस कारण से बिहार क्या हो गया बच्चों, इंडस्ट्री यानी कि औद्योगिक पिछड़ापन का शिकार हो गया। अब छठा आपका मुख्य कारण है गरीबी। बिहार क्या है बच्चों, गरीबी यानी कि काफ़ी अधिक है। तो बिहार में पूरे देश की अपेक्षा काफ़ी अधिक गरीबी है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के आधे से भी कम है। यानी कि बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है बच्चों, वो राष्ट्रीय आय की औसत आय से भी क्या है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा कम है। खराब विधि व्यवस्था, यानी कि बिहार में जो है खराब विधि व्यवस्था है, यानी कि कानून व्यवस्था जो है बच्चों वो ठीक ठाक से नहीं चल पा रही है ना। तो किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होती है, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था काफ़ी कमजोर स्थिति में, जिसके कारण नागरिक शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहे हैं। यानी कि जब कानून व्यवस्था शांत नहीं होगा बच्चों, वहाँ पर खराब विधि व्यवस्था होगी, तो क्या होगा, कोई भी आदमी फॉरेन कंट्री से या फिर अलग राज्य से आकर के बिहार में अपना कंपनी, अपना जो है इंडस्ट्री, अपना फैक्ट्री नहीं लगाने चाहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा खराब विधि व्यवस्था है, शांति का माहौल नहीं है। तो वो सब क्या सोचेगा बच्चों, वो सब सोचेगा कि मतलब कि यहाँ पर जो है सारा चीज़ स्थिर नहीं है ना। चलिए अब बात करते हैं बिहार के पिछड़ेपन को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, यानी कि इसके मुख्य उपाय क्या क्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सब यहाँ से प्रश्न बनता है बच्चों। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ से हर बार प्रश्न आपका पूछा जाता है, तो आप लोगों को जो है अच्छी तरह से यहाँ से आपको तैयारी करना है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग बिहार के मुख्य रूप से किस प्रकार से इसको क्या किया जाए, इसके पिछड़ेपन को दूर किया जाए, इसके कारणों का हम लोग उल्लेख कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो सबसे पहला है आपका जनसंख्या पर नियंत्रण, यानी कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जाए, साथ ही साथ राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं में शिक्षा का प्रचार किया जाए। यानी कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, महिला जो है सशक्तिकरण, महिला को शिक्षा प्रदान के लिए यहाँ पर सबसे पहले आगे यानी कि प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, महिलाओं को शिक्षा में आगे आना पड़ेगा, महिलाओं की जो साक्षरता दर है उसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। तब यहाँ पर क्या होगा, इससे जो है महिलाएं जागरूक होगी। जब महिला जागरूक होंगी तो जनसंख्या पॉपुलेशन पर क्या होगा बच्चों, कुछ हद तक नियंत्रण होगा। और उसके बाद फिर जो है विभिन्न प्रकार की आर्थिक नियोजन यानी कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाने होंगे, है ना। इस प्रकार से क्या हो सकता है बच्चों, जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित हो सकता है। दूसरा उपाय है कृषि का तेजी से विकास, यानी कि कृषि, मान लीजिए अगर पूरा बिहार कृषि पर निर्भर है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए कृषि का खूब तेजी से विकास करना पड़ेगा। जैसे हाइब्रिड किस्म का बीज का उपयोग करना पड़ेगा, अच्छे किस्म के औजार, अच्छे किस्म के मतलब कि जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, जितने भी प्रकार के आधुनिक यंत्र है उसका उपयोग करना पड़ेगा। उर्वरक, खाद, कीटनाशक, ये सब के बारे में इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो बिहार में कृषि क्या है बच्चों, जीवन का आधार है। अतः कृषि में नए यंत्रों, उत्तम खाद, उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए, जिससे क्या हो, उपज में वृद्धि हो। तो ये सब करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब जो है
यहाँ से ये प्रश्न आपका 4 नंबर से यहाँ से पूछा गया है बच्चों, ठीक है। यहाँ जो है मतलब कि बिहार का पिछड़ापन के क्या क्या कारण है और बिहार के पिछड़ेपन के क्या उपाय है, कैसे इसको दूर कर सकते हैं। तो ये जो है आपका 4 मार्क्स में हर बार पूछा जाता है यहाँ से। तो 2017 में भी पूछा हुआ ये कोई प्रश्न, यहाँ से आपका 19 में भी पूछा है, 19 उसके बाद 21 में भी पूछा है। तो यहाँ से जो है प्रश्न बच्चों लगभग हर बार एक लॉन्ग क्वेश्चन बन ही जाता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य स्पेशल है, इसलिए यहाँ से बनता है क्वेश्चन। तीसरा आपका उपाय है कि बाढ़ पर नियंत्रण, यानी कि क्या है, जो नदियों में बाढ़ आती है उस पर किसी भी तरह से नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके चलते फसल की क्या हो जाती है, क्षति, जान माल की क्षति होती है, बहुत बड़ी मात्रा में होती है। बिहार को नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण पर काम करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है। यानी कि क्या करना पड़ेगा बच्चों, बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सबसे पहले बिहार राज्य का जो आपका मुख्यमंत्री है, इसको क्या करना पड़ेगा, नेपाल से संबंधित, नेपाल से अच्छा संबंध बना करके नेपाल के साथ क्या करना पड़ेगा बच्चों, तालमेल स्थापित करके बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाने होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि जो है हिमालय की जो अधिकतर नदियां वो कहाँ पर है, हिमालय से अधिकतर नदियां जो हिमालय से निकलती है, और वो क्षेत्र जो है नेपाल के अंतर्गत आता है ना। चौथा है आपका आधारिक संरचना का विकास, यानी कि क्या करना पड़ेगा, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आधारिक संरचना का विकास भी करना पड़ेगा। तो आधारिक संरचना में मुख्य रूप से बिजली, है ना, बिजली काफ़ी कमी है, बिजली के उत्पादन में वृद्धि करना पड़ेगा, सड़क व्यवस्था में सुधार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, ताकि जब ये आधारिक संरचना का विकास हो जाएगा बच्चों तो 100% है बाकी जो व्यवस्था है वो आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। तो इस प्रकार से आधारिक संरचना का विकास भी बहुत जरूरी हो जाएगा। शांति व्यवस्था की स्थापना, यानी कि बिहार के पिछड़ेपन को मुख्य रूप से दूर करने के लिए ये कारण भी बहुत ज़्यादा, ये उपाय भी बहुत जरूरी है बच्चों कि शांति व्यवस्था की स्थापना। बिहार में शांति का माहौल कायम कर व्यापारियों में विश्वास जगाया जा सकता है तथा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। यानी कि बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है शांति व्यवस्था। जब आप कभी बाहर जाएंगे बिहार से किसी दूसरे राज्य में बच्चों, तो आप लोग वहाँ के जब लोगों को कहेंगे कि चल, मान लीजिए आप कर्नाटक चले गए और जाकर के उसको बोले कि चलिए मेरे बिहार घूम करके आइएगा, तो वो लोग सीधा आप क्या बोलेगा कि वहाँ पर जो है लड़ाई मार होता है, गैंग बहुत ज़्यादा है ना, इस तरह से बोलेगा। मतलब कि उधर जो है व्यवस्था, शांति व्यवस्था नहीं है, मतलब कि विधि व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल पाती है। जब भी आप कभी दूसरे राज्य में जाकर के लोगों को बोलेंगे तो वो आने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मुख्य कारण वही है बच्चों, शांति व्यवस्था की स्थापना नहीं है, जिस कारण से ये लोग आने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम लोग को सबसे पहले शांति व्यवस्था पर स्थापित करना पड़ेगा। उसके बाद उद्योगों का विकास, यानी कि क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्री लगाने पड़ेंगे। तो बिहार के झारखंड के अलग होने से लगभग सारे उद्योग क्या चले गए, कहाँ चले गए, आपका झारखंड राज्य चले गया। अब सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाया जाए और जो बंद पड़ी है उसे भी ठीक किया जाए। यानी कि जो जो अभी जो है आपका उद्योग अभी बंद पड़ा हुआ है, जैसे पूर्णिया में एक चीनी मिल था, जूट उद्योग था, वो सबको क्या करना पड़ेगा बच्चों, दोबारा स्थापित करना पड़ेगा, दोबारा उसको क्या करना पड़ेगा, आपका रिपेयरिंग करके दोबारा उसको स्टार्ट कराना पड़ेगा, आरंभ करना पड़ेगा, तब जो है उद्योगों का विकास संभव है। सातवां है आपका गरीबी को दूर करना। बिहार में सबसे अधिक प्रभाव क्या है बच्चों, गरीबी है। गरीबी रेखा के नीचे लगभग 42%, 42%, आप सोचिए बच्चों, आधा लोग, लगभग आधा लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे आता है। तो इस तरह से किस प्रकार से वो अपना जीवन बसर करेगा, है ना। अपने जो है किसी भी यानी कि सदस्य को, परिवार के सदस्य को जो है क्या करना पड़ेगा, सही अच्छी तरह की सुविधा, यानी कि शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दे पाएगी। जब क्या होगा, गरीबी होगा, तो लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। इनके लिए रोजगार की व्यवस्था किया जाए, है ना, किस प्रकार से रोजगार का सृजन किया जाए और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि खुद से रोजगार उत्पन्न करे बच्चों। इसको क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, और इसको बढ़ावा देने के लिए स्पेशली रूप से प्रशिक्षण जरूरी है, प्रशिक्षण देना जरूरी है। आठवां और लास्ट उपाय है आपका, अंतिम उपाय है बच्चों, स्वच्छ तथा ईमानदारी प्रशासन। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल तथा ईमानदार प्रशासन क्या है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब जो है ये कथन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना आवश्यक है। ये कथन किसका है बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृषि जनित उद्योग, ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। यानी कि वैसे उद्योग जिसका उत्पादन किस पर आश्रित हो बच्चों, किस पर डिपेंड हो, आपका कृषि पर डिपेंड हो, जिसके उत्पादन में कच्चा माल जो है मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होती हो, कृषि से प्राप्त होती है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कृषि जनित उद्योग। जैसे बच्चों गुड़ बनाना है, गुड़, तो गुड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को, यानी कि फैक्ट्री, यानी कि किस प्रकार की फैक्ट्री, गन्ना फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी। तो गन्ना क्या है बच्चों, एक कृषि है ना,
फसल है तो गन्ना यानी कि ये कृषि जनित उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे आपका चीनी मिल, तो चीनी मिल किसके अंतर्गत आएगा? आपका कृषि जनित के। कोई चीनी किससे प्राप्त की जाती है? आपका गन्ना से प्राप्त की जाती है ना। तो गन्ना से प्राप्त की जाती है। गन्ना एक क्या है बच्चों? कृषि है, फसल है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? आपका कृषि जनित उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे आम से अचार प्राप्त करना, आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना है, इमली से भी अलग अलग वेराइटी, अलग अलग प्रकार के क्या बनाए जाते हैं बच्चों? आपका जो है अचार बनाए जाते हैं ना। कागजी नींबू, जो नींबू आते हैं उसका भी अचार बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपका कृषि जनित उद्योग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इन प्रकार के उद्योगों का क्या करना पड़ेगा? बिहार में विकास करना पड़ेगा, छोटे मोटे उद्योगों का। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा गरीबी रेखा यानी कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए बच्चों, गरीबी रेखा मतलब कि एक मान लीजिए, इमेजिन कीजिए अपना माइंड में कि ये एक रेखा है जिसके, अगर मान लीजिए किसी आदमी का कोई एक गांव और देहात क्षेत्र में रहता है बच्चों, अगर उसको 2400 कैलोरी से कम अगर खाना प्राप्त होता है 2400 कैलोरी से, तो उसको बोलेंगे कि वो गरीबी रेखा से नीचे आ रहा है। आया समझ में? अगर कोई बच्चों शहर का आदमी है और अगर उसको 2100 कैलोरी यानी कि 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम अगर उसको प्राप्त होता है, तो उसको बोलेंगे कि ये क्या है? गरीबी रेखा से नीचे आता है। ठीक है, इस प्रकार से योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा को कैलोरी मापदंड पर क्या किया गया है? बांटा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। यानी कि मुख्य रूप से बच्चों ग्रामीण जो क्षेत्र है यहाँ पर कितना? 2400 कैलोरी। अब कोई बच्चा बोलेगा कि ग्रामीण में 2400 कैलोरी और जो है शहरी क्षेत्र में 2100 क्यों किया गया है? शहरी में ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन बच्चों आप लोग को याद रहना चाहिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है, उन्हें ज़्यादा खटना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बोझ ढोना पड़ता है। तो इस प्रकार से उन लोग को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। जब उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर 2400 कैलोरी उन लोगों के लिए निर्धारित किया गया है। जबकि शहरी क्षेत्र क्या करते हैं बच्चों? ज़्यादातर जो है मानसिक वर्क करते हैं, है ना, फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं, इसलिए वहाँ पर जो है 2100 कैलोरी वहाँ पर निर्धारित किया गया। तो इस प्रकार से अगर शहरी क्षेत्र में 2100 से नीचे आएगा और अगर ग्रामीण क्षेत्र में 2400 से नीचे आएगा तो वो कहलाएगा कि वो किस रेखा के नीचे आ रहा है? गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है, यानी कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहा है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। इस संक्षेप में बीपीएल कार्ड बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, ये सरकार के द्वारा बनाया जाता है ना, दिया जाता है बीपीएल कार्ड। इसको बोला जाता है बच्चों बिलो पॉवर्टी लाइन। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन। यानी कि एक ऐसा कार्ड होता है बच्चों जो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। तो इसके थ्रू क्या करता है? जो भी आदमी जो है आपका गरीबी रेखा से नीचे आता है वो क्या करता है बच्चों? सरकार के द्वारा मतलब कि उसको अनाज दिया जाता है बहुत ही कम कॉस्ट पर, मतलब कि जो है 4-5 रुपया किलो में गेहूं दिया जाता है, 4-5 रुपया किलो में चावल दिया जाता है, इस प्रकार से, है ना। तो ये बहुत सारी योजनाएं आप लोग भी देखते होंगे बच्चों। प्रत्येक जो है पंचायत में, प्रत्येक गाँव में क्या हो बच्चों, अपना अपना एक कोटा होता है ना, जो क्या करता है वो बहुत ही कम कॉस्ट में गेहूं और अनाज यानी कि चावल देता है। अब बात करते हैं हम लोग नरेगा के बारे में। नरेगा ग्रामीण रोजगार देने की ये क्या है? ये एक राष्ट्रीय योजना बनाई गई है जिसमें नागरिकों की आय में वृद्धि की जा सके। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि नागरिकों के आय में वृद्धि करना, साथ ही साथ कपड़ा और मकान उपलब्ध हो जाए। ये योजना नरेगा कहलाता है। यानी कि नरेगा अगर कोई पूछे तो क्या है, तो मुख्य रूप से नागरिकों के आय में वृद्धि होना और उसको रोजगार प्रदान करना और उसके साथ साथ क्या है? कपड़ा और मकान उपलब्ध कराना, ये कहलाएगा आपका नरेगा। नरेगा फुल फॉर्म होता है बच्चों नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, अगर आगे मैं लिखा देता हूं आप लोगों को। ये योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जो है शुरू किया गया है। किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके अंतर्गत जो है ग्रामीण मजदूरों को पूरे वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो है बच्चों ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण मजदूरों को क्या किया गया है कि उसका मैंने कि 365 दिन, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 365 दिन में से 100 दिन उसको क्या करना है? रोजगार प्रदान करना है, ताकि जो है 100 दिन कम से कम उसका फिक्स रहे, 100 दिन उसको रोजगार के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। बाकी वो जो है 265 दिन आराम से कहीं पर अपना जो है रोजगार की खोज करे, लेकिन 100 दिन वो क्या करेगा बच्चों? सरकार उसको रोजगार प्रदान करेगा। नोट है, नरेगा का काम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तन करके मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। यानी कि जो नरेगा जो नाम है बच्चों, ये जो है 2 अक्टूबर 2009 को, और 2 अक्टूबर किसकी जयंती है बच्चों? आपका गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, गुजरात पोरबंदर में, है ना। तो ये क्या किया गया? 2009 में इसको बदल दिया गया नरेगा को, और नरेगा को बदल करके महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा कर दिया गया है। आया समझ में कुछ? चले, यहाँ पर जो है दोनों का फुल फॉर्म दिया गया है नरेगा। तो नरेगा होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसी को जब 2009 में मनरेगा कर दिया गया तो यहाँ पर जोड़ दिया गया बच्चों महात्मा गांधी नेशनल
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पूरा वही है बच्चों, सिर्फ महात्मा गांधी में एम लगा दिया गया और महात्मा गांधी वहाँ पर जोड़ दिया गया। ठीक है, तो आई थिंक आज का सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक पर कहीं पर भी समस्या आप लोगों को नहीं रही होगी बच्चों, सारा चीज़ आप लोगों को अच्छा तरह से आ गया होगा। तो अब हम लोगों का चैप्टर यहाँ पर हो जाता है समाप्त। अब हम लोग इसके बाद जो अगले पार्ट में बात करेंगे बच्चों इसके वीआई ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, फिर उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करेंगे, है ना। फिर उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो भी नए हैं सबसे पहले चैनल को यानी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर, और अपने दोस्त यार को शेयर भी कर दीजिए बच्चों, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जो है इसी प्रकार के मटेरियल आप लोगों के लिए ले करके आ सके। इस जो है चैनल में बच्चों आप लोगों का जो मैट्रिक का पूरा सिलेबस 9th क्लास का जो भी बच्चा है वो भी जुड़ सकता है, क्योंकि इसमें 9th और 10th का सारा चीज़ यहाँ पर पढ़ाया जाता है। 100% फुल यहाँ पर कवर किया जाएगा आपका सिलेबस को, और कोई भी बोर्ड परीक्षा में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से आउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।